जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं चैप्टर वर्णमाला लेके आया हूं जो यूपी पुलिस और यूपी एसआई और जिसमें वर्णमाला चैप्टर आता है वो सभी के लिए रामबाण होगा। मैं नई चीजें सिखाने की आपको कोशिश करूंगा और ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जो किसी एग्जाम से बाहर हो। ठीक है, बहरहाल आपको क्लास के अंत तक बने रहना है। क्लास आपको 100% मेरा वादा है अच्छी लगने वाली है। मैं कह रहा हूं कि अच्छी लगने वाली है तो लगने वाली है। ठीक है, अगर विश्वास करके क्लास के अंत तक बने रहे तो चीजें कुछ नया सीखेंगे और उसके बाद अगर क्लास अच्छी लगती है तो भाई आपका कुछ भी हमारे लिए दायित्व बनता है तो वो करना। ठीक है, तो अब यहां मैं बगैर देरी करे क्या आ जाता हूं, वर्णमाला चैप्टर पर आ जाता हूं। तो यानी सबसे पहले मैं एक बात करूं कि इसमें कि वर्णमाला से पहले मैं थोड़ा सा एक बात कह दूं आपसे कि व्याकरण व्याकरण मेरे भाई क्या है। व्याकरण वह युक्ति या विद्या है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण करना सिखाता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह युक्ति है, वह युक्ति है जो हमें भाषा का, क्या मेरे भाई? भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, सिखाता है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? व्याकरण कहते हैं। समझ में आई? व्याकरण एक ऐसी युक्ति है जिससे हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध बोलना, शुद्ध यानी भाषा का उच्चारण करना, इन चीजों का हमें ज्ञान होता है, वही क्या होता है? आपका व्याकरण होता है। ठीक है, व्याकरण को यानी पढ़ने के 3 भेद हैं। मैंने आपको बताया कि व्याकरण को पढ़ने के कितने भेद हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 3 भेद हैं। तो मैं बोलूंगा यहां पर व्याकरण को पढ़ने के 3 भेद हैं। तीन भेद हैं। व्याकरण को पढ़ने के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं और तीनों भेद भली भांति से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, व्याकरण को पढ़ने के कितने भेद बताए? मैंने 3 भेद बताए। एक है आपका वर्ड विचार, एक है आपका शब्द विचार, एक है आपका शब्द विचार और एक है आपका वाक्य विचार। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि वर्ड विचार आपका क्या है। वर्ड विचार क्या है? यानी हम भाषा को क्या बोल सकते हैं कि भाषा को शुद्ध ढंग से लिखना, बोलना। वर्ड विचार क्या होता है कि भाषा को शुद्ध उच्चारण करना, बोलना क्या कहलाता है? वर्ड विचार ही कहलाता है। यानी भाषा को या भाषा का लिख सकते हो, भाषा का शुद्ध उच्चारण, तथा आदान प्रदान, उच्चारण तथा आदान प्रदान तथा लेखन, यानी शुद्ध लेखन करना ही क्या कहलाता है? करना ही वर्ड विचार कहलाता है। वर्ड विचार कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया कि वर्णमाला
वर्णमाला चैप्टर लिया है तो सबसे पहले मैंने आपको व्याकरण बताया। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह युक्ति है या वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा का क्या कर सकते हैं? शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लेखन करना। तो ये क्या है? आपका व्याकरण है। व्याकरण को पढ़ने के कितने तरीके बताए हैं मैंने? 3 तरीके बताए हैं। एक है आपका वर्ड विचार, एक है आपका शब्द विचार और एक है आपका वाक्य विचार। अब वर्ड विचार क्या होता है कि भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, भाषा का शुद्ध लिखना, आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है मेरे भाई? वर्ड विचार कहलाता है। इस वर्ड विचार का ही मेरे भाई पार्ट है वर्णमाला। इसका ही मेरे भाई क्या है? पार्ट है जिसे हम कहते हैं वर्णमाला। इस वर्ड विचार का ही पार्ट है वर्णमाला। और वर्णमाला किसे कहते हैं मैं आपको भली भांति से इज्जत से बताऊंगा। वर्णमाला किसे कहते हैं मैं आपको भली भांति से इज्जत से बताने वाला हूं। वर्णमाला होती क्या है कि अक्षरों का या मतलब अक्षर और वर्ड में फर्क है। मैं अभी बताऊंगा अक्षर और वर्ड में फर्क है। लोग कह देते हैं कि अक्षर और वर्ड एक ही चीज है। नहीं, अक्षर मतलब इसके हम विखंडन नहीं करते, जिसमें स्वराघात और बलाघात का प्रयोग नहीं होता, और वर्ड में स्वराघात और बलाघात का प्रयोग हो जाता है। तो मैं आपको यहां बताऊंगा जिससे। तो वर्णमाला क्या होती है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो यानी वर्णों के सार्थक क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि वर्णों के शायद ये कलर नहीं दिख रहा होगा तो ये कलर ले लेता हूं मैं। वर्णों के सार्थक क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम को ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। यहां तक भली भांति से बात आपको जिससे समझ में आई होगी। अभी तक मैंने बताया व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा का सही ज्ञान पा सकते हैं। वही क्या होता है? व्याकरण होता है। अलग अलग भाषा में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्याकरण को पढ़ने के 3 विधा है। क्या है मेरे भाई? एक तो वर्ड विचार है, एक शब्द विचार है और एक वाक्य विचार है। वर्ड विचार मैंने इसमें उठाया है, वाक्यवाद शब्द विचार और वाक्य विचार भी उठाऊंगा। वर्ड विचार क्या होता है कि भाषा जो भी हम लेखन कर रहे हैं या उच्चारण कर रहे हैं या आदान प्रदान कर रहे हैं वो सही ढंग से शुद्ध रूप से करना ही वर्ड विचार कहलाता है। वर्ड विचार का ही पार्ट है जिसे हम कहते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला क्या है? वर्णों के सार्थक क्रम को, अक्षरों के सार्थक क्रम को बोल सकते हैं, लेकिन अक्षर एक अलग चीज है। ठीक है? क्षर अमाने नहीं, क्षर माने जिसका खंडन नहीं किया जा सके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम कहते हैं अक्षर। अभी बताऊंगा। वर्णमाला क्या है? वर्णों के सार्थक क्रम को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? वर्णमाला कहा जाता है। इतनी बात आपको भली भांति से समझ में आई होगी। तो चलता हूं मैं आगे। तो वर्णमाला यहां पे मैंने बता दी। तो वर्णों का सार्थक क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है? और वर्ड यानी क्या है? वर्णमाला की एक क्या है? लिखित छोटी इकाई है। लिखित सबसे छोटी इकाई है। लिखित सबसे छोटी अरे भाई इकाई है। मैंने कहा कि वर्ड है ना। वर्ड क्या है मेरे भाई? वर्ड क्या है? वर्ड यानी वर्णमाला की। किसकी? वर्णमाला की। मैंने बोल दिया था, लिखा नहीं था। वर्णमाला की लिखित सबसे छोटी इकाई है क्या मेरे भाई? वर्ड। आप इसको यहां पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लिखित सबसे छोटी इकाई है वर्णमाला की क्या? वर्ड है। क्या है मेरे भाई? वर्ड है। ये लिखित इकाई है और कैसी है? सबसे छोटी है। और वर्ड यानी सबसे मैं वर्णमाला की एक बात करूं उससे पहले ध्वनि की मैं बाद में बात करूंगा। ये मौखिक इकाई है और सबसे छोटी भी इकाई है। तो इससे पहले मैं बात कर दूं शब्द की। शब्द विचार क्या होता है? शब्द विचार क्या होता है?
शब्द विचार तीन प्रकार बताए मैंने और तीनों प्रकार को बता रहा हूं मैं। शब्द विचार होता क्या है? शब्द विचार हम उसे कहते हैं कि अक्षरों के सार्थक क्रम को, किसके? अक्षर, या जिसे हम वर्ड भी कह देते हैं कहीं कहीं। तो अक्षर और वर्ड में फर्क क्या है मैं बता दे रहा हूं यहां पे। चलिए, अक्षर का मतलब क्या होता है? अ माने होता है नहीं, नहीं, और क्षर माने होता है जिसका क्षरण नहीं किया जा सके। क्षरण, क्षरण नहीं किया जा सके। अर्थात मैं कह सकता हूं वर्णमाला की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके। वर्णमाला की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो अक्षर के सार्थक क्रम को ही, या वर्णमाला के सार्थक क्रम को ही, ये यहाँ पे हम वर्णमाला कहीं कहीं अक्षर लिखा होता है लेकिन अक्षर अलग चीज है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? वर्णमाला के सार्थक क्रम को ही क्या कहलाते हैं भाई? शब्द विचार कहते हैं। तो मैं कहूंगा वर्णों के सार्थक क्रम को ही, वर्णों के सार्थक क्रम को ही, वर्णों के सार्थक क्रम को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, यानी अब यहां पे मैंने एक और बात बता दूं कि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके नहीं दिखता होगा सही, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर में देखिए स्वराघात और वलाघात का प्रयोग नहीं होता। मैंने बताया स्वराघात और वलाघात का प्रयोग नहीं होता अक्षर में। अब इसके बाद में ये भाई, ये वर्णमाला की क्या है? ये भी इकाई है छोटी से छोटी। अब इसके बाद में वाक्य विचार की बात कर लो। वाक्य विचार क्या है? वाक्य विचार क्या है यहां पे बता दूं। वाक्य विचार, अब वाक्य विचार क्या होता है कि शब्दों के सार्थक क्रम को ही वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक क्रम को ही क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। तो शब्दों के सार्थक क्रम को यानी वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक क्रम को ही क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वर्ड। वर्ड को मेरे प्यारे दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। यहां तक आपने भली भांति से जाना होगा। वर्ड को मेरे प्यारे दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। जिससे पहले मैं बात करूंगा स्वर की। यहां बात करूंगा स्वर की और यहां बात करूंगा मैं व्यंजन की। और इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा स्वर की और अगली क्लास में व्यंजन की बात करूंगा। भली भांति से जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्वर क्या होता है? जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक से बोला जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर क्या होते हैं? बिना अवरोध के, बिना अवरोध के मतलब जिसे हम स्वतंत्रता पूर्वक, जिन अक्षरों को, जिन वर्णों को, जिन अक्षरों को हम स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो जिन वर्णों को स्वतंत्रता पूर्वक बोला जा सकता है, जिसे हम स्वर कहते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये बात भली भांति से समझ में आई होगी आपको। जिन्हें हम स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे भाई, स्वर कहलाते हैं। और स्वर की जो संख्या की बात करूं मैं, स्वर की संख्या की बात करूं तो संख्या आपकी निम्न तरीके से यानी 3 तरीके से बताई गई है। एक आपकी होती है 11, और एक होती है आपकी 8, और एक होती है आपकी 13। कहाँ 8 होती है, कहाँ 11 होती है, कहाँ 13 होती है, मैं आपको भली भांति से जिससे बताऊंगा। 11 संख्या आपकी हिंदी वर्णमाला में मानी गई है, यानी हिंदी वर्णमाला में 11 संख्या मानी गई है। और यानी अपभ्रंश यानी अपभ्रंश में कितनी मानी गई है, 8 संख्या स्वरों की मानी गई है। और ये किस में मानी गई है मेरे प्यारे दोस्तों, संस्कृत में मानी गई है। किस में मानी गई है, संस्कृत में 3 संख्या मानी गई है। अगर क्लास के अंत तक बने तो मैं वादा करता हूं आप भाई चलो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, लेकिन हमारा चैनल हमारा प्लेटफॉर्म अभी छोटा है, तो ये छोटा समझ के आप इग्नोर ना करें प्लीज। अगर क्लास के अंत तक बने रहे तो मैं वो चीज सिखाने वाला हूँ, छोटा हूं लेकिन बड़ा धमाका करने वाला हूं, ये आप क्लास के अंत तक देखना, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, छोटी वाली ऋषि है ये, ठीक है। रे से ऋषि, ए से एडी बोल देते हैं ए आई, और ओ औ, ठीक है। यहां पर जो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों की संख्या जो होती है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, रे से ऋषि, ये रे से ऋषि छोटी वाली रे से ऋषि है, बड़ी ए और छोटी ए, बड़ी ओ औ दोनों हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। और इसमें अपभ्रंश में संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 8 मानी गई है, ठीक है। हिंदी का इतिहास पढ़ाऊंगा तब यहाँ पे अन्य अन्य मानी गई है तो वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं ये स्वर की संख्या इतनी थी मैंने यहाँ बता दी। अब यानी संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं मेरे भाई, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया कि हिंदी वर्णमाला में इतनी होती है और इसमें संस्कृत में 13 होती है। 11 और 2 कितने हो जाते हैं मेरे भाई, 13 हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगा स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। स्वर के 3 भाग होते हैं, ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं भैया, ऐसे ही लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको भली भांति से। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे कि 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले मैं बोलूं तो हस्त स्वर होता है। हस्त स्वर। दूसरी बात करूं तो मैं कहूंगा कि दीर्घ स्वर, और अगली बात करूंगा तो यानी लुप्त स्वर। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर में बांटा गया है। तो मैं हर्ष स्वर का क्या मतलब होता है, यानी जिन्हें या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, या इन्हें एक मात्रक भी कहते हैं, इन्हें एक मात्रक भी कहते हैं। जिन
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ स्वर है और एक है आपका लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिसे कहते हैं कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय कम समय लगता है, जिन्हें हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, या ये एक मात्रक स्वर होते हैं, जिनकी एक मात्रा होती है, इन्हें एक मात्रक स्वर भी कहा जाता है। तो आप लिखेंगे एक मात्रक स्वर भी होते हैं, एक मात्रक स्वर कहलाते हैं। एक मात्रक स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। जिनकी संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 होती है। तो मैं बताने वाला हूं आपको कौन कौन सी 4 होती है। तो जिसमें गिनेंगे हम छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी रे। रे से ऋषि वाली छोटी, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब मैं बात करने वाला हूं दीर्घ स्वर की। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर भली भांति से दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जिन्हें 2 गुना समय लगता है बोलने में। हम ये अधिक या यह बोल सकते हैं अधिक समय लगता है या 2 गुना समय लगता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना या अधिक समय लगता है। 2 गुना या अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। जिसे हम दीर्घ या द्विमात्रिक, या इसे क्या बोल सकते हैं? द्विमात्रिक, जिनकी 2 मात्राएं होती हैं, या संधि स्वर भी कह सकते हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर वे स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बोलने में अधिक समय या 2 गुना समय लगता है, जिन्हें हम दीर्घ स्वर या द्विमात्रक या संधि स्वर भी कहते हैं। अब बात आ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों लुप्त स्वर की। लुप्त स्वर क्या होता है कि किसी को पुकारते समय क्या बोला मैंने? किसी को पुकारते समय, किसी को पुकारते समय इन स्वरों का हम प्रयोग करते हैं। किसी को पुकारते समय जिन स्वरों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? लुप्त स्वर कहते हैं। और जिन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं जिसकी डेफिनेशन कि दीर्घ स्वरों को अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, जिन्हें बोलने में 3 गुना समय लगता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लुप्त स्वर भी कहते हैं। तो किसी को पुकारते समय जिन स्वरों का प्रयोग करते हैं, जिन स्वरों का प्रयोग करते हैं, जिन स्वरों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं भाई? उन्हें ही लुप्त स्वर कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? लुप्त स्वर कहते हैं। या तुम कह सकते हो कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे अगर मैं बताना चाहूं एग्जाम्पल के रूप में कि सुनो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? सुनो, इस तरीके से सुनो। यहां पर इसका निशान इस तरीके से होता है और इसका 2 मात्रक होता है, इसका भी इस तरीके से 2 मात्रक। गुरु वर्ड यानी गुरु भी, इसको गुरु स्वर भी कहा जा सकता है यहां पे, ठीक है। अब
मैंने ये बताया था स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनकी संख्या 4 होती है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रे से ऋषि छोटी वाली। ठीक है, अब इसके बाद मैंने दीर्घ स्वर बताया। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है या दोगुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, सॉरी दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन्हें द्विमात्रक या संधि स्वर भी कहा जा सकता है, इसका प्रयोग संधियों में होता है, इसलिए संधि स्वर भी हम इसे कह सकते हैं। लुप्त स्वर क्या होता है कि किसी को पुकारते समय जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? लुप्त स्वर कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि दीर्घ स्वरों की अपेक्षा, गुरु स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लुप्त स्वर कहते हैं। अब यानी मैं एक बात बता दूं, अब यहाँ पे एक बात यहाँ मैंने आपको बताना छोड़ ही दिया, मैं यहाँ बताने वाला हूं। तो अब यहाँ पर यानी एक तो ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक लुप्त स्वर होता है। ये बात आपको भली भांति से समझ में आई होगी। और यहाँ पे अगली बात तो मैं कह दूं संयुक्त स्वर की। किसकी बात कह दूं मैं यहाँ पे? संयुक्त स्वर की कह दूं। चाहो तो मैं नीचे लेके आ जाता हूं, तब बता दूंगा। इतना ले रहे, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, अब यहाँ पे इनमें से संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? हाँ भाई, बताना एक बार कमेंट में कौन से होते हैं। तो संयुक्त स्वर जो होते हैं आपके ए, छोटी ए और बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ, इनकी संख्या 4 होती है। ये होते हैं ना आपके, क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर क्यों होते हैं ये बात आपको भली भांति से हम बताएंगे कि जो छोटी ए न बनती वो किसके मेल से बनती है? छोटा आ और छोटी ई के मेल से बनती है। बात समझ में आई ना? तो इसके मेल से ये बनती है छोटी ए। और बड़ी ए किस तरीके से बनती है भाई? छोटी ए आ के मेल से और छोटी ए के मेल से। आ और ए के मेल से क्या बनता है? छोटी ए बन जाती है। ये किसके मेल से बनता है? तो छोटा अ और उ, छोटा अ धन उ से बनता है। और ये जो बड़ा ओ बनता है वो किस तरीके से बनता है मेरे भाई? तो छोटे ओ से और अ से। आप ऐसे लिख सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहे ना तो चीजें आपको 100% समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले आ ले लो और उसके बाद छोटा ओ। इसको मेल से क्या बनता है? बड़ा ओ बनता है। तो इसलिए ये 2 अक्षरों के मेल से, 2 अक्षरों के मेल से या 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। इन्हें इसलिए हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इतनी बात भली भांति से आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं कि जीव के आधार पर स्वरों को किस तरीके से बांटा गया है। अब जीव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, तो मैं आपको लिखने वाला हूं जिससे, ठीक है, जीव के आधार पर, जीव के या जेहा बोल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी भाषा में जीव बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। जीव के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। तो 3 भाग वो कौन कौन से हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है? एक है आपका अग्रस्वर, एक है आपका मध्य स्वर, एक है आपका पश्च स्वर। बात ये जिसे समझ में आई होगी। जीव के आधार पर स्वरों को कितने भागों में? अग्र में, मध्य में, पश्च में। ठीक है, तो मैं कहने वाला हूं आपको यहां से भली भांति से। अग्रस्वर है आपका, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में। ठीक है, अब एक बात आपको याद करने की बात करूं, अगर मेरे हाथ पर मिर्ची रखी है और मैं मिर्ची को आपको टेस्ट करने के लिए बोलूं कि इस मिर्ची को आप क्या कर लें, टेस्ट कर लें, तो जब मिर्ची को आप टेस्ट करेंगे ना, तो कौन से भाग से करेंगे भाई? यानी अगले हिस्से से करेंगे कि पिछले हिस्से से करेंगे? जीभ के अगले हिस्से से करेंगे। और जब मिर्ची को तुमने जीभ या हथेली पे मेरे मिर्ची रखी है और मैंने आपसे बोला कि इसको चेक करिए, तो चेक कौन से भाग से किया? अगले हिस्से के भाग से ही किया कि नहीं किया? जब अगले भाग से हमने इसको क्या किया, अगले भाग से हमने मिर्ची को चेक किया तो हमें मिर्ची लगी, और जब मिर्ची लगेगी तो हम क्या जवाब देंगे? ई क्या करेंगे हम, क्या चिल्लाएंगे? जब मिर्ची लगती है ना किसी को, तो पानी पीने के लिए क्या करता है? ई पानी ला भैया, पानी ला। पानी किससे मंगाओगे? जो तुम्हारे मध्य में होगा, जो तुम्हारे बीच में होगा। तो मैं ये कहने वाला हूं आपसे कि क्या बोलने वाले हो आप, जब अगले भाग से आपको मिर्ची लगने वाली है, अगले भाग से जब मिर्ची लगेगी तो तुम क्या करेंगे? ई ई मतलब इसे क्या बोलेंगे? ई और ए। अगले भाग से जब मिर्ची लगेगी तो तुम किस तरीके से चिल्लाओगे? ई ए। आवाज तो निकलने वाली नहीं है तुम्हारी। जब मिर्ची जीभ के आधार पर चेक कर रहा है भैया, जीभ के आधार पर स्वरों का 3 भागों में बांटा है, जीभ के आधार पर बांटा है, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब जीभ का अगला हिस्सा, जीभ के आधार पर अगले हिस्सा क्या होता है? अग्र होता है। और अग्र से जब चेक करेंगे तो मिर्ची लगेगी, और मिर्ची लगते ही क्या करेंगे? ये करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आपको लगी है मेरे प्यारे भाई मिर्ची, मिर्ची तो लग गई होंगी, मिर्ची तो लग गई आपको भाई। अब मिर्ची लग गई तो अब मिर्ची किससे भाई तुम्हारी शांत हो गई? पानी चाहिए आपको, है? तो पानी किससे मंगाओगे? जो तुम्हारे, तो मिर्ची तो आपको लग गई, मिर्ची किससे बुझने वाली है आपकी? पानी से बुझने वाली है। और पानी किसको भाई, किससे किससे मंगाओगे? जो तुम्हारे दूर होगा उसे मंगाओगे, जो तुम्हारे बीच में होगा, बीच का मतलब होता है मध्य। और तब तुम्हारी तेज आवाज तो निकलने वाली है नहीं, तो तुम क्या कहोगे? वो कहेगा क्या हो गया? ई अरे क्या हो गया रे? कि अगले भाग से भैया हमने क्या कर लो, मिर्ची चेक कर ली, जासो हम क्या कर रहे? ई तो बीच में जो बैठा है व्यक्ति, हमारे मध्य में बैठा है, उससे धीमी आवाज निकलेगी मतलब छोटा। मध्य में क्या आ गया? जीव के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण किया तो छोटा आ गया। ये बात आपको जिसे समझ में आई है नहीं आई? मैंने जितना भी पढ़ाया है वो एक सांस में लास्ट में आपको रिवीजन कराऊंगा खड़े खड़े होकर के, ठीक है? लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल कैमरे के सामने खड़े होकर के आपको बिल्कुल बताऊंगा। पूरा सिस्टम जितना मैंने बताया है विदिन सेकंड में आपको रिवीजन करा दूंगा। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि अब आपके पास में जो भी स्वर बचे हैं उन सबको किस में डाल लो? पश्च में डाल दो। बात ये समझ में आई आपको नहीं आई? तो इसमें क्या भाई डालेंगे? बड़ा आ डालेंगे, छोटी ई डालेंगे कि बड़ी डालेंगे, बड़ा ऊ डालेंगे, और ओ से औरत, ओखली और औरत दोनों डाल देंगे। ठीक है मेरे भाई? तो ये इसमें आ गए मेरे भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऋषि भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी के जो स्वर बचे वो इसी में आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब मैंने एक बार फिर रिवीजन करा रहा हूं कि यानी जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है, अग्र, मध्य, पश्च। और जीव से क्या चेक करनी है आपको? मिर्ची। अगले से करोगे तो क्या कहोगे? ई ये। अब मिर्ची लगी तो किसको बुलाओगे? मध्य वाले। बीच में जो बैठा है हमारे व्यक्ति, दूर बैठा है उसको थोड़ी नहीं बुलाना, बीच में बैठा है उसको बुलाना है। तो उसे क्या कहना है? अब जो बाकी बचे इसमें डाल दे देना है। 2 चीज याद होगी तो तीसरी अपने आप से याद हो जाएगी, वो हाँ लिख जाएगी। अब मैं कह रहा हूं जीव के आधार पर बताने पर, यानी मुख के आधार पर बता रहा हूं, यानी मुख के आधार पर कितना होता है आपका स्वर्गों का वर्गीकरण? 4 प्रकार से होता है। तो अब हम बताने वाले हैं आपको मुख के आधार पर। मुख के आधार पर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख के आधार पर कर रहा हूं मैं। मुख के आधार पर
मुख के आधार पर, मुख के आधार पर आपका कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? 4 प्रकार का होता है। मुख के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। यहां लिख दिया, वहां भी यहां लिख दिया, ठीक है। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं बड़ा इज्जत से आपको बताऊंगा मैं। जीभ का तो याद हो गया होगा ना, अगले भाग से जीभ याद करेंगे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लूं, चलो बाद में ही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुख के आधार पर जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बोलूं संवृत और अर्ध संवृत, ठीक है। संवृत, संवृत मुखी, संवृत स्वर भी कह सकते हैं, व्रतमुखी तो व्रत में कहेंगे। संवृत स्वर, संवृत स्वर और आपका क्या होता है? अर्ध। ये संवृत और अर्ध, अर्ध संवृत या अर्ध संवृत स्वर। अरे क्या लिख दिया भाई? अर्ध अर्ध संवृत स्वर, ठीक है। और होता है आपका विवृत और अर्ध विवृत, ठीक है। विवृत और अर्ध विवृत। विवृत होता है और आपका क्या होता है? अर्ध विवृत होता है। तो देखिए अब यहां पे मिर्ची की बात नहीं करूंगा, मैं बात करने वाला हूं संवृत। संवृत को किससे डिनोट करूंगा? संवत से। कहते हैं ना गांव में, ते तो भैया संवत चल रहा है, ते तो मजे। और जा को संवत चल रहा होता है ना, जा टाइम पे वो रोका नहीं खाता भाई साहब। वो तो गली गली में स्टार्ट करता है, मोटरसाइकिल चाहे पैदल चाहे किसी तरीके से उई 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 करता रहता है। जिसका संवत चलता है ना वो रोका नहीं खाता, उसे तो किसी की बात अच्छी नहीं लगती। वो तो गली गलियारे क्या करता रहता है? उई उई उई। बाइक लेता है, स्टार्ट करता है और जालंग से वालंग, वालंग से जालंग। कोई कुछ कहेगा, कह ही नहीं सकता, उसका तो भैया संवत है। संवत का मतलब पूर्ण संवत है, पूर्ण संवत चल रहा है उसका, तो पूर्ण संवत है। यानी संवृत को मैंने किससे डिनोट करा है? संवत चल रहा हो भैया का, पूर्ण संवत चल रहा है। और पूर्ण चल रहा हो, वो रोका ना खा रहा हो, वो क्या कर रहा है? उई उई। बात समझ में आई ना? तो क्या कर रहा है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और उई, मतलब समझे ना? छोटी ई बड़ी, छोटी ई बड़ी। इतनी बात समझ में आई होगी। जिसका पूरा संवत चल रहा है, यानी अर्ध भी तो है। तो मैंने कहा कि मुख के आधार पर, मुंह से किसी के रोके से कोई आदमी नहीं रुकता जिसका संवत चल रहा होता है। जिसका संवत चल रहा होता है वो रोके से नहीं रुकता किसी के से। अगर हम कहें कि भैया रुक जाए ऐसे ना, भैया बाको तो संवत कंगे काहे थे? मुख से कंगे, हम मुख से कंगे रुक जा, रुक जाएंगे काहे के लिए? भैया बाको संवत चल रहा है, वो गली गली आ रहे उई उई करते उड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि संवृत स्वर क्या होता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी। अरे उल्ट तो मैंने इसलिए लिखा है उई उई, ई उई, ई उई नहीं। वो थोड़ा ट्रिक के रूप में मैंने बनाया कि उई 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 करता रहेगा। और जिसका भैया आधा संवत चलेगा ना, वो धीमे आवाज में करेगा। जिसका मीडियम साइज से संवत चलेगा, आधा संवत चल रहा है, तो वो कहेगा ओए बेहू, सीधी बात ना कर तू, तुम बात कहो, अरे कहां जा रहे हो? अरे ओए क्या कह रहे हो रे? सीधा जवाब मिलेगा तो वो कहेगा ओए मार दूंगा। तो वो क्या बोलेगा? ओए ओए। जिसका आधा संवत वो चल रहा है वो क्या बोलेगा? ओए बोलेगा। जिसका पूरा संवत चल रहा है वो तो गली गली आ रहे उई उई करेगा। बात समझ में आई है ना? और जिसका विवृत, विवृत क्या होता है भैया? विवृत होता है बड़ा। अब इनके अलावा जो भी आपके स्वर बचते हैं वो सब के सब कहां डाल दो मेरे प्यारे दोस्तों? सब के सब कहां डाल दो? यानी अर्ध विवृत में डाल दो। अगर 3 याद है तो इसका चौथा आपको पता रहेगा, पता रहेगा 100% कि ये चौथा है क्या और इसमें होने वाला क्या है। तो इसमें क्या कहने वाले हैं मेरे भाई? ये बड़ा है, ठीक है, छोटा और ओ औ, यानी बड़ा ओ। अब क्या आने वाला है? बड़ा ओ और छोटी इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा है आपका? छोटा आ बचा है, बड़ा ओ बचा है और बड़ी ए बची है। बात समझ में आई ना? छोटी ई बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटा ओ और ए बड़ी ए और ये इसमें आ गए, ठीक है।
तो मैंने अभी तक क्या बताया है कि जीव के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं जीव के आधार पर भैया? अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अगर जीव के अगले हिस्से से आपने मिर्ची को चैप किया जीभ से, तो क्या करेंगे? उई 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 उई। और जो अब मिर्ची लग रही है तो भाई प्यास लग रही होगी, मतलब पानी पीने से ही तो हो जाएगी मिर्ची। तो तुम्हारे जो मध्य में बैठा होगा उसे कहेंगे आ भैया, तो उसमें छोटा आ गया। बाकी के बचे सो सब किस में डाल दो? पक्ष में डाल दो। अब मैं बात कर रहा हूँ मुख के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 बार मोक ते कही है बातें, नो कहते ना कि तू तो 4 बार कही है मुंह से हमने, तू मानता है नहीं मानता? तो 4 बार यानी मुख से 4 बार कही गई है। क्या कही गई है? कि वाको भैया संवत चल रहा है, वह रोकने की बात कही है, वो नहीं रुकेगा। क्यों? तो वो तो गली गले आ रहे हो, उई उई उई, दर्राटे काट रहा है। और अर्ध, जिसका अर्ध संवत चल रहा है बेचारा, वो भी सीधे बात नहीं करने वाला, वो तो कह रहा है ओए ओए इधर ओए। तो छोटा इसमें विवृत में आ गया, बचे आपके सारे के सारे इसमें है। ये बात आपको भली बात से समझ में आएगी। अब चलते हैं आगे। अब ओष्ठ के आधार पर बात करते हैं कि ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं ओष्ठ के आधार पर, यानी ओठों के आधार पर। ओष्ठ, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी और अर्धव्रतमुखी। मैं बोलने वाला हूं आपसे कि व्रत के आधार, वो ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है व्रतमुखी और एक होता है अर्धव्रतमुखी। अर्धव्रतमुखी, अर्धव्रतमुखी होता है। व्रतमुखी वो होता है जिसमें पूरा मुंह गोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्रतमुखी कहते हैं। और जिसमें आधा मुंह गोल होता है उसे क्या कहते हैं? अर्धव्रतमुखी कहते हैं, यानी आवृतमुखी। सॉरी, अर्धव्रतमुखी नहीं, आवृतमुखी कहेंगे। क्या कहेंगे? चलो देख लेते हैं दोबारा से। तो ओष्ठ के आधार पर आपके मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? पहला यानी व्रतमुखी, व्रतमुखी। पहला क्या होता है आपका? व्रतमुखी। और दूसरा क्या होता है? आवृतमुखी, आवृतमुखी। तो यानी व्रत के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 4 होती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इनके अलावा जो भी बचे वो सब किस में आते हैं? आवृतमुखी में आते हैं, जिनमें मुंह गोल नहीं होता। तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, छोटी ई, बड़ी छोटी ए और बड़ी ए, ये किस में आते हैं? आवृतमुखी में आते हैं। अगली एक और बात अगर मैं आपको बता दूं तो अगला क्या होता है आपका? सजातीय और विजातीय। यानी हम कह सकते हैं जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। जाति के आधार पर, जात के आधार पर, जात के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जाति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक बोलूंगा सजातीय, सजातीय, और एक बोलूंगा भैया विजातीय। विजातीय मतलब एक जाति के नहीं, और ये होते हैं एक जाति के। अब विजातीय में मेरे भाई क्या आ जाता है मेरे भाई? सजातीय में क्या आ जाता है? ठीक है, जैसे ये सजातीय बोलूं तो छोटा, बड़ा, छोटी ई और बड़ी। अब इनके सिवाय जो बचे, अब हम इनके सिवाय बचे नहीं, छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सब के सब किस में होते हैं? विजाति के आधार पर होते हैं। और कहीं कहीं विजाति के आधार पर ये क्यों होते हैं तुम्हें पता है? इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। पीछे बता के आया हूं, क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब मैंने स्वरों में यानी आ से
बड़े ओ तक बात हो गई। अब यहाँ पे बात आ जाती है हमारी छोटी अंग और बड़ी अंग की। तो छोटी अंग बड़ी अंग क्या होती है? अनुस्वार और विसर्ग होता है। छोटी अंग और बड़ी अंग क्या होता है मेरे भाई? अनुस्वार। हम छोटी अंग को कभी स्वरों की श्रेणी में नहीं डालते हैं। तो छोटी अंग क्या होती है मेरे भाई? जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। और बड़ी अंग जो होती है हमारे प्यारे दोस्तों, उसे हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ये बात समझ में आई होगी। तो यहां तक मैंने आपको बताया है। अगर हम चाहो तो 5 मिनट में पूरा रिवीजन करा सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा हो रहा है। आप एक बार वीडियो को पुनः देख सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो भाई आप लाइक शेयर जरूर कर दें। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सोच के साथ में, नेक्स्ट पार्ट के साथ।